मेरा सवाल होता है कि आप कुर्मी को आदिवासी मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसका सवाल थी। उनके कई सवाल मेरे पास आते हैं। उनका जवाब जो आया मुझे बेहद चौंकाने वाला। उनका जवाब है कि हर व्यक्ति आदिवासी हो गया ना, मैं बोला ना। पढ़ा के एक स्कूल के रंग रोगन हाँ बिल्कुल, 3 करोड़ रुपए की 3 करोड़ 4 करोड़ का दावा आपकी ओर से। क्या दावा सही है? बिल्कुल, एक प्राइमरी स्कूल है जिसका स्ट्रक्चर है, उसको रंग रोगान किया है 4 करोड़ रुपया। आप बताइए, जितना 4 करोड़ रुपया खर्च किया है उतना में नया बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा। आप यह कहा जाने लगा कि आप लोग जो है कि बेईमानी कर रहे हैं, खासकर आदिवासियों के साथ में, कि वो खनिज पर बैठे हैं, उनको हटाते हैं, सारा खनिज संपदा लेकर बेच खाते हैं। अब ये जो बोकारो का स्टील सिटी जो बीएसएल के तहत आता है, वहाँ पे 24 ओपन जिम खोला है। कौन उसका एंजॉय कर रहा है? कौन सा आदिवासी मूलवासी समुदाय जा करके वहाँ भाई इधर पेट में आए नहीं आना, आदमी वहाँ जिम करने जाए। जिम करेगा भी क्यों? दोस्तों, झारखंड में जारी कुर्मी आदिवासी संग्राम के बीच एक नया विवाद सामने आता दिख रहा है। वह विवाद है डीएमएफटी फंड का। दरअसल डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल खदान एरिया से जो प्रभावित परिवार हैं, जो कम्युनिटीज हैं, उनके आर्थिक सामाजिक विकास के लिए किया जाता है। इसके अपने गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइन के तहत इन राशि का उपयोग किया जाना है। लेकिन झारखंड के विभिन्न जिलों से जो खबरें आ रही थी, उसके हिसाब से इस डीएमएफटी की राशि का इस्तेमाल गाइडलाइन का उल्लंघन कर किया जा रहा है। कई शहरों में हेल्थ क्लब बनाए जा रहे हैं, दूसरी बुनियादी संरचनाओं का निर्माण हो रहा है, स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, और इसके बाद डीएमएफटी का पूरा फंड सवालों के घेरे में खड़ा हो गया। खासकर बोकारो में जिस तरह से 631 करोड़ रुपये की घोटाले की बात आई, अनियमितता की बात आई, उसके बाद भाजपा भी सवाल पर मुखर हो गई और उसके द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल के द्वारा कई सवाल खड़े किए। अब उसके बाद सरकार की ओर से पूरे मामले की जांच के लिए 4 समूह का निर्माण किया गया है, जो अलग अलग जिलों में जाकर के डीएमटी फंड में अधिक कोई अनियमितता हुई है, अधिक कोई घोटाला हुई है, तो उसकी जांच करेगी। इस वक्त हमारे साथ हैं ग्लैडसन डुंगडुंग। ग्लैडसन डुंगडुंग जी ने 6 अक्टूबर को सीएम हेमंत को एक पत्र लिखा था। उसकी प्रति मुख्य सचिव और खनन सचिव को भी भेजी थी। ग्लैडसन डुंगडुंग ने उस पत्र में भी कई तरह के आरोप लगाए हैं, कई तरह के आंकड़े पेश किए हैं। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं ग्लैडसन डुंगडुंग से। ग्लैडसन भाई, बहुत जोहार आपको। आपने एक चिट्ठी लिखी थी सीएम हेमंत को, और उस चिट्ठी में खूंटी, रांची, गिरिडीह, बोकारो जैसे जिलों का उदाहरण देते हुए यह समझाने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल यहाँ दूसरे मद में किया जा रहा है। पर इस सवाल पर हम आवेंगे, उसके पहले हम जानना चाहते हैं, मेरे दर्शकों की ओर से जानना चाहेंगे कि डीएमएफटी फंड होता क्या है। देखिए, चूंकि जितना भी आदिवासी बहुल इलाका है, खासकर अगर झारखंड की बात करें, तो पूरे झारखंड में ही मैक्सिमम एरिया में मिनरल्स है। और ये सबको जानते हैं कि झारखंड में देश का 40% खनिज संपदा है, जिसमें कोयला बहुत ज्यादा है, आयरन और 1 नंबर का है, 24 यूरेनियम है, बॉक्साइड है, ये सब चीजें है। तो हो रहा था क्या कि ये जो नैरेटिव बन रहा था कि धनी राज के गरीब लोग, तो भाई आखिर पैसा जा कहाँ रहा है, इसको लेके जब शोरगुल होने लगा, यह कहा जाने लगा कि आप लोग जो है कि बेईमानी कर रहे हैं, खासकर आदिवासियों के साथ में, कि वो खनिज पर बैठे हैं, उनको हटाते हैं, सारा खनिज संपदा लेकर बेच खाते हैं। तब सरकार को लगा कि शायद निश्चित रूप से अन्याय हो रहा है, कुछ नया होना चाहिए। तब उन्होंने 2015 में ये जो MMDR एक्ट 1957 है,
है ना, 1957, उसमें अमेंडमेंट किया 2015 में, और उसी में 9B डालकर उसमें DMFT मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो गैर लाभकारी संस्थान का गठन करने का आदेश दिया, जिसमें हर एक जिला में बनना है। और ये जो DMFT फंड में जो है वो 10 से 30% जो रॉयल्टी का, जो राज्य सरकार को जो रॉयल्टी मिलता है उसमें से 10 से 30% हिस्सा जो है कि DMFT में जाएगा। तो अब 10% कहां से आएगा? 30% रॉयल्टी की चर्चा कर रहे हैं जो केंद्र सरकार रोके हुए थी। हाँ बिल्कुल। तो मैं आपको कह रहा हूँ ये जो DMFT जो है उसमें जो खासकर लघु खनिज, जिसमें बालू हो गया, मुरम हो गया, पत्थर हो गया, इस सब, जैसे खूंटी जिला उसमें बड़े मिनरल्स नहीं है, सिर्फ जो है कि माइनर मिनरल्स है, तो वहां का 10% ही जो है कि DMFT में मिलता है। बोकारो जिला उसमें बड़े मिनरल्स है, सबसे ज्यादा पैसा बोकारो जिला में अभी एज ऑफ नाउ जो मैंने देखा उसके अनुसार आ रहा है, तो 10 से 30% आना है। अब ये पैसा जाना कहाँ? ये पैसा डायरेक्ट जो माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटी है और माइनिंग अफेक्टेड एरिया, तो कम्युनिटी में क्या क्या मिलना है? उनको लाइवलीहुड के सवाल है, लाइवलीहुड के लिए क्रिएट करना है, हेल्थ का, एजुकेशन का, ड्रिंकिंग वाटर का, इसमें मतलब उसका 60% हिस्सा। अभी फिर ये जो अमेंडमेंट किया है गाइडलाइन को, अभी 70% बोल रहा है। जो हाई प्रायोरिटी एरिया है उसमें 70% खर्च करना है, और बाकी 30% होता है वो लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी में हुआ आपका रोड बनाना, कोई और बाकी कंस्ट्रक्शन करना। रियलिटी में क्या हो रहा है, ये लोग सारा पैसा को जनरली जो सामान्य तरीके से जो विकास के काम में लगाते थे ना, सामान्य तरीके से लगा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है कि ये DMFT का फंड है। दूसरा, सबसे ज्यादा पैसा कंस्ट्रक्शन में लगाया है। बोकारो जिला उठा के देखिए, खाली कंस्ट्रक्शन, चाहे स्कूल बिल्डिंग हो, फलाना चिलाना बिल्डिंग है। मैं देख रहा था कि स्कूल के रंग रोगन, हाँ बिल्कुल, 3 करोड़ रुपए की बात, 3 करोड़ 4 करोड़ का दावा आपकी ओर से, क्या दावा सही है? बिल्कुल। एक प्राइमरी स्कूल है जिसका स्ट्रक्चर है, उसको रंग रोगान किया है 4 करोड़ रुपया। आप बताइए, जितना 4 करोड़ रुपया खर्च किया है उतना में नया बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा। आप 24 ओपन जिम का भी उदाहरण दे रहे हैं, ये कहाँ का मामला है? वही बोकारो में 24 ओपन जिम में 1 करोड़ 8 लाख रुपया खर्च किया गया है। उसी तरह का बोकारो ही मैं बताता हूं, कोविड के समय 10 करोड़ रुपया किसमें? सिर्फ विज्ञापन में, सरकारी विज्ञापन। हाँ, अब इमेजिन कीजिए कि DMFT फंड का 10 करोड़ रुपया सरकारी विज्ञापन में। बोकारो में तो सबसे ज्यादा अनियमितता हुई है। प्रवासी मजदूरों का खाने के लिए भी कुछ चर्चा आप कर रहे हैं। यहाँ लोहर, ये आपका खूंटी में सब जगह हुआ है, लेकिन खूंटी का वो उदाहरण मैंने दिया है। खूंटी में प्रवासी मजदूरों का खाने के लिए खर्चा किया है। वहाँ का ट्रैफिक लाइट में जो है कि 33 लाख रुपया, 33 लाख। वहाँ का जिम जो है बनाया खूंटी में, उसमें जो है कि लगभग 43 लाख रुपया। मतलब इतना अनियमितता हुआ। गुमला में तो लाइब्रेरी खड़ा कर दिया है, समझे? मंशा ये होगी कि आदिवासी उसी तरह आपको मैं बोलता हूँ, उसी तरह जो है कि आपका ठीक है, वो दूसरे फंड से भी आप कर सकते हैं। उसी तरह आपको मैं बताता हूँ, जैसे खूंटी में ही CRPF कैंप का टॉयलेट और शौचालय में 4 लाख रुपया। क्या मतलब है? खूंटी में? हाँ, खूंटी में CRPF कैंप का टॉयलेट और शौचालय, मतलब ऐसे स्नानघर, अच्छा, उसमें 4 लाख रुपया। उसके बाद इधर चले जाइए आप, लातेहार चले जाइए, चतरा और लोहरदगा, वहां तो कितने सारे थाना में टॉयलेट बनाया है DMFT का फंड से। उसके बाद DC ऑफिस का स्ट्रक्चर वगैरह, वहां पे फर्नीचर खरीदा गया है, और भी दूसरे कार्यालयों के लिए फर्नीचर खरीद दिया गया। और उससे भी बड़ी बात, कई जगह खूंटी में और बोकारो में कई जगह आपको मिलेगा जो विशेष चिकित्सक मतलब डॉक्टर, स्पेशल डॉक्टर के अपॉइंट किया और उसका सैलरी दिया है। और भी बड़ी बात, बड़ा घोटाला या अन्याय, मैं तो अन्याय बोल रहा हूं कि DMFT फंड को संचालित करने के लिए जो टीम बनाया है, जीरो। कितने खनन प्रभावित को आपने उनके रोजगार सृजन के लिए खर्च किया? इस रूप में भी समझ सकते हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि इसको मॉनिटर करने के लिए जिन लोगों की नियुक्ति हुई, हाँ, वे सब के सब बाहरी। बिल्कुल। दूसरी बात जो आपके ओर से नजर आ रही है मुझे, कि इस पैसे का जो इस्तेमाल किया गया मोस्टली शहर में किया गया। बिल्कुल, शहर का डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है, हम आप कई बार इस पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो शहर में भी बाहरी मॉडल करने वाले तो बाहरियों का बाहर हो गया। आप सिंपल ऐसे, हाँ बिल्कुल, आप सिंपल सोचिए। अब जो बोकारो का स्टील सिटी जो BSL के तहत आता है,
वहां पे 24 ओपन जिम खोला है, कौन उसका एंजॉय कर रहा है? मैंने कौन सा आदिवासी या मूलवासी समुदाय जा करके वहाँ भाई इधर पेट में है नहीं आना, आदमी वहां जिम करने जाए। नहीं, जिम करेगा भी क्यों? आदिवासी मूलवासी समुदाय को तो खेत में जाता है, खेत में जाएगा, यही उसका जिम है। और आपको भाई बताता हूँ, खूंटी में हेल्थ क्लब में कौन ये जो है खनिज प्रभावित आदमी वहाँ पे जिम करने जा रहे, किसके लिए आप बना रहे हैं ये सब चीजें? और खेत से बड़ा हेल्थ क्लब क्या होता है? ये हेल्थ क्लब तो उनके लिए है जो एसी कमरे में बैठ करके बौद्धिक विचारी करते हैं। ये टू मच हो गया। और मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग चीज, इसको लेकर 2024 में ही अक्टूबर में सीएजी ने रिपोर्ट लाया और सीएजी ने बता दिया कि किस तरह से कौन कौन जिला का। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि आपको ग्राम सभा को शामिल करना है, आपको बेनिफिशियरी का लिस्ट बनाना है। ये ग्राम सभा को बनाना है? नहीं, जो मतलब मिल के बनाना है। तो बेनिफिशियरी का ये सीएजी ने नोटिस किया है कि ना ग्राम सभा को शामिल किया गया और ना जो है कि बेनिफिशियरी का लिस्ट बनाया गया, लेकिन दनादन खर्च किया गया, सीएजी के रिपोर्ट में लिखा हुआ। और इंटरेस्टिंग चीज, सीएजी ने राज्य सरकार को रिकमेंडेशन दिया है उसमें कि चूंकि इन्होंने 6 जिला का अध्ययन किया था, उसमें से 4 जिला में बहुत ज्यादा अनियमितता पाया गया, तो उन्होंने ये 4 जिले कौन है? 4 जिले के डिसीजन, बोकारो है, आपका चतरा है, लोहरदगा है, उसके बाद और एक जिला मुझे लग रहा है मैं उसको मिस कर रहा, हजारीबाग या कोई एक जिला है। नहीं, हजारीबाग की भी चर्चा कुछ लोग बता रहे हो, कह रहे हैं कि अब तक सभी जिले में हुई है। अब तक के जितने आंकड़े सामने आए हैं अनियमितता के, इरेगुलरिटी, रांची जिला, रांची जो चौथा रांची आए हैं, ये सब पे टॉपर हजारीबाग होने जा रहा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी तक को मैं देख रहा हूँ कि बोकारो टॉपर है, लेकिन हजारीबाग हो सकता है, नो डाउट। कोयला बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत आ रहा है। और मैं बताता हूँ आपको, इनको जो है कि राज्य सरकार को इन्होंने रिकमेंडेशन भेजा था कि ये 4 जिला के जो डीसी हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है मुझे पता नहीं, मैंने चिट्ठी लिखा है, मैंने पहले भी आवाज उठाया, अभी तक कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। विजया यादव को काफी ईमानदार आईएएस माना जाता है, बावजूद इसके बोकारो में इस तरह की खबरें सामने आना आश्चर्य में नहीं डालता है? बहुत भयानक। और आपको मैं बताता हूँ, आप दंग रहिएगा, बोकारो में हर साल 100 करोड़ से ज्यादा आ रहा है डीएमएफटी में। इसीलिए उसको जो है कि उनको लग रहा है कैसे खर्च कर रहा है। आप इमेजिन कीजिए, 10 करोड़ रुपया सिर्फ सरकारी विज्ञापन में खर्च किए हैं, क्या खर्च किए होंगे? इससे जो है कि खनन क्षेत्र के खनन प्रभावित लोग और उस क्षेत्र का विकास से क्या लेना देना है? पर गलेरसन भाई, फिर से मेरा सवाल होगा, आप ओपन बोलते हैं, 2015 में कानून आता है, उसके पहले भी किसी न किसी रूप में कानून की मौजूद था। 2014 में रघुवर दास की सरकार रहती है, 2014 से 2019 तक। इस दरमियान यदि अनियमितताएं हुई है तब तो भाजपा को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। बात एक आती है रांची की भी, और कहा जाता है ट्राइबल सब प्लान से इसका निर्माण हुआ, प्रेस क्लब का, और भी कुछ दूसरे उदाहरण है। पर 2019 से 2025 तक तो ये बुआ सरकार रही है, जो आदिवासी मूलवासी भावनाओं पर आई है, पर गलेरसन की चुप्पी बरकरार है। नहीं, आप शायद भूल गए, पेशा आंदोलन में मैंने निरंतर कहा है कि डीएमएफटी, टीएसपी और ये जो सीएसआर फंड, इसकी लूट कर रहे हैं ये लोग नौकरशाह, इसीलिए जो कि पेशा नियमावली लागू नहीं करना चाहता। मैंने उठाया इसको बहुत बड़े पैमाने, अखबारों में छपा बार बार, और मैंने उसमें बोकारो का बार बार जिक्र किया है कैसे लूट हो रही है, हर सभा में मैंने उसकी बात कही है। मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूंगा कि आपने 3 जो फंड बताए, एक तो बताया डीएमएफटी बहुत ज्यादा लूट हो रहा है, डीएमटी फंड के बारे में आप बता दिए, ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड है, एक फंड आप अपने, ये दोनों के बारे में थोड़ा सा आसान देखिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कॉर्पोरेट को अपना जो बेनिफिट आता है साल में, जब वो देखते हैं कि इतना बेनिफिट हुआ, उसमें से 2% उनको खर्च करना है। तो मान लीजिए टाटा जैसे कंपनी है तो खुद खर्च करते हैं, उनको सरकार पूछ भी नहीं सकती है। लेकिन ये जो सीसीएल, बीसीसीएल या ऑयल कंपनी, जो सरकारी अंडरटेकिंग कंपनियां हैं, इनको जो है प्रॉफिट होता है, उसमें से 2% है, वो पैसा जो है कि केंद्र सरकार को देते हैं लोग। तो उस पैसा को जो है कि ये लोग खर्च करता है। अभी क्या करे लोग, एनजीओ को दे रहा है। इंटरेस्टिंग है यार, यहाँ झारखंड का, उसका एक जो है बड़ा अमाउंट, लगभग हमको लग रहा है 65 लाख के आसपास का खर्च करके
एक बड़ा अधिकारी के लिए जो गोल्फ क्लब खोला गया झारखंड में। हाँ बिल्कुल। और टीएसपी का आपको पता ही है, टीएसपी ट्राइबल सब प्लान जो संविधान का अनुच्छेद 275 के तहत जो आदिवासियों को मिलना है, उसका तो इतना बंदरबाट हो रहा उसी है। पैसे से प्रेस क्लब रांची का निर्माण हुआ। सुनते तो वही है, उसी पैसे से मैं खोज रहा हूँ। वही रांची का प्रेस क्लब है। जब दिसुम ग्रुप की हाँ। मौत होती है, निर्धन होता है, तो एक शोक संवेदना प्रकट नहीं किया करते। हाँ, मैं सुनता हूँ कि वही उसी में खर्च हुआ है। तो अभी तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि एक्चुअली निकल जाए। और डीएमएफटी का मैंने जितना भी आपको कहा ना, सभी दस्तावेज मेरे पास है, बिना दस्तावेज का मैं कभी बात नहीं करता। दस्तावेज तो ठीक है, दस्तावेज तो कलेक्शन दोनों के पास बहुत रहते हैं, हथियार बहुत रहते हैं, सवाल उसका इस्तेमाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जो कहा ना, आप दोनों का डिबेट भी मैंने देखा। हाँ। कि उन्होंने आरोप लगाया है, तो वही जाने से मैं बता रहा हूँ। मैं ठीक कर रहा हूँ। नहीं, मैं लिखा भी ना, मेरे पास दस्तावेज इसलिए मैंने लिखा। और आपको मैं नहीं बताऊंगा, उस पर मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ डीएमएफटी पर। आपको बहुत जल्दी देखना पड़ेगा। आप खुलासा नहीं कीजिए। पर क्या सरकार की ओर से कोई जवाब आया इस संदर्भ में? अभी तक नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो क्या सरकार एक्शन में जुट गई? 4 मंत्रियों पता नहीं है, क्योंकि मैंने चिट्ठी भेजा है और अभी दन दनादन, तो मुझे लगता है कि उसका भी रिएक्शन हो सकता है। चाह रहा था क्या गलेटसन ने जो चिट्ठी भेजा, भले ही गलेटसन का जवाब नहीं आया हो, पर उस पर एक्शन शुरू हो सकता है, मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए, जब पेशा वाले मामला में भी जितना एग्रेसिव हम थे, उसके बाद जो है कि रेडिसन ब्लू में मीटिंग बुलाया गया, फिर मैंने जो बातें रखी, फिर लोग बोले हाँ उसको हम डालेंगे वगैरह वगैरह, और अभी तक उसी वजह से जो हाँ ना में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरा चिट्ठी, चूंकि 3 जगह मैंने भेजा, माननीय मुख्यमंत्री को भेजा, खनन सचिव को और चीफ सेक्रेटरी को, तो स्वाभाविक सी बात है। और मैंने बहुत क्लियर एग्जांपल दिया है, और ज्यादा भी देते, लेकिन मैं बोला एक ही चिट्ठी में इतना ज्यादा क्यों एग्जांपल देना है। अब एक क्वेश्चन चीफ चाहेंगे, तो क्या लगता है कि जिस आदिवासी सेंटीमेंट के साथ सीएम हेमंत आए थे, वह नारों तक सीमित था? आदिवासी समाज के प्रति उनका जो सरोकार है होना चाहिए था, वो अभी संदेहास्पद है। अब मुझे ये लग नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर उनके रहते, उनका जिस तरह से कमिटमेंट है, दिखता है, वहां पे इतना जो है कि बंदरबाट पूरे राज्य के नौकर से कैसे कर रहे हैं? आखिर वो उनको नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे, उनको दिशा क्यों नहीं दे पा रहे, सही तरफ उनको क्यों नहीं ले पा रहे? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिस दिन मुझे लग जाएगा कि हाँ कहीं वो खुद ही नहीं कर पा रहे हैं, तब जरूर मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन गैरसन डुंडुक को दबाव में तो नहीं है कि भाई इसी इंडिया गठबंधन के लिए उसने वोट मांगा था, आज उसी इंडिया गठबंधन के राज में लूट हो रही है और गैरसन के जुबान पे ताला है। ताला है, अगर मेरे पास ताला रहता तो मैं कैसे सीएम साहब को चिट्ठी लिखता, क्यों सीएस को चिट्ठी लिखता, क्यों जो है कि मैं माइनिंग सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख के मीडिया को चिट्ठी देता, तब तो मैं चुपचाप रहता। लास्ट और अंतिम सवाल, गैरसन डुंडुक जिस मुखरता से कुर्मी आदिवासी समुदाय के मामले को उठा रहा, 12 तारीख की आपकी रैली है, आपका दावा है 2 लाख जुटेंगे, मुझे इस मुद्दे पे नहीं जाना है। सवाल सिर्फ इतना है कि इतनी बड़ी राशि डीएमएफटी फंड हो, ट्राइबल सब प्लान का पैसा हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसे का एक बड़ा लूट सामने आ रहा है। गैरसन डुंडुक ने क्या इस सवाल पे कभी कोई रैली करने की कोशिश की, कोई बड़ा जनसभा का आयोजन किया? आपको मैं बताता हूँ। एक तो आपने कहा 2 लाख आएंगे, मैंने ऐसे कोई गिना नहीं, मैंने कहा कि लाखों की संख्या में पूरा रांची भर जाएगा। अच्छा, 5 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? एक बात तो वो है। दूसरी बात, जहां तक डीएमएफटी और बाकी का सवाल है, मैंने पेशा में आप देख ही लिए, पेशा में जितना मैं एग्रेसिव रहा आपको सरकार के खिलाफ में, कोई था क्या जिसकी वजह से माननीय बंधु तिर्की जी के साथ झगड़ा हुआ, आपको पता ही है, उन्होंने मुझे गाली गलौज दिया। हाँ, उसके बाद फिर उनकी सुपुत्री आजकल मेरे से बात भी नहीं करती है, तो पंगा ले रहा हो कि नहीं ले रहा हूँ? मैं किसी के दबाव में रहता हूँ? और मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला मामला भी कुर्मी मातों का मामला होने दीजिए, फिर ये भी मामला उठेगा, जरूर उठेगा, क्यों नहीं उठेगा? देखिए, मैं उस पत्र में क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि डीएमएफटी फंड जो है उसकी जांच होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, मैंने लिखा है ना उसमें। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है तो करना है, चाहे गैरसन को उसके लिए रैली करने पड़े या कोर्ट जाना पड़े, गैरसन तो जाएगा, गैरसन तो जनता के लिए है, तो जनता का काम है। एक सवाल जो हमारे जहन में आता है, गैरसन डुंडुक वह चेहरा है जिसे आदिवासी समुदाय की ओर से कई नेत्रियां सामने आती है, और जन सुरक्षा मंच या कुछ बोल, जो आदिवासी समाज का जनजातीय सुरक्षा मंच, उसकी ओर से दावा किया जाता है कि ईसाई तो आदिवासी है ही नहीं है।
है ना। तो जब ईसाई आदिवासी नहीं है, ये दावे आते हैं, निशा भगत करती हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से आता है, तो ग्लेडसन का आदिवासियत तो खुद ही सवालों के घेरे में है, और वो कुर्मी को कह रहा है तुम आदिवासी नहीं हो। देखिए ये जो है ना, आरएसएस जो है आदिवासी शब्द से इतना डरता है कि वो 1952 में आपका जसपुर में वनवासी कल्याण आश्रम बनाया। आदिवासी शब्द को आदिवासियों के दिमाग से निकाल के फेंकने के लिए वनवासी शब्द डाला, नहीं सका। आज हम लोगों ने आदिवासी दिवस में देख रहे हैं पूरे देश में एक तरह से आदिवासी शब्द और आदिवासी दिवस एक आइडेंटिटी का सिंबल हो गया। मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा ने जो चीज को, क्यों मरंगों के खिलाफ ये लोग बोलते हैं, क्योंकि आदिवासी का अर्थ इन लोगों ने फिक्स कर दिया था। आदिवासी मतलब जाहिल, गंवार, अनपढ़, नीच वगैरह वगैरह। मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा ने उसको बदल के उसको आइडेंटिटी का सिंबल बना दिया। नहीं, मैं आप बता रहा हूँ। तो ये जो आरएसएस है वो डरी हुई है। आज देखिए, इसे 10 साल पीछे जाइए, आरएसएस के जो लोग भी आते थे क्या बोलते थे, वनवासी वनवासी, आदिवासी शब्द उपयोग नहीं करते थे। आज मजबूर होकर आदिवासी शब्द उपयोग करना पड़ रहा है। किसकी बदौलत? हम लोगों की बदौलत। और मैं जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों से मेरी बात हो रही थी, मेरा सवाल उनसे लगातार यह हो रहा है, पहले भी मैं किया हूं, मेरा सवाल होता है कि आप कुर्मी को आदिवासी मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसका सवाल थी। उनके कई सवाल मेरे पास आते हैं, उनका जवाब जो है मुझे बेहद चौंकाने वाला। उनका जवाब है कि हर व्यक्ति आदिवासी हो गया ना, मैं बोला ना। पर ये जो एसटी सूची है, इसमें हम लोग किसी की भी एंट्री के विरोधी हैं। हाँ। जहां आदिवासी का सवाल रहा तो आदिवासी मतलब जो आदिकाल से रहा। हाँ। और यहाँ सब तो आदिकाल से रह रहे हैं। हाँ, तो उनको बोलिए ना, तो फिर घुसने दीजिए, सब आदिकाल से रह रहे, सबको घुसने दीजिए। मतलब ये लोग जो है, ये कुंभ नहाने वालों से अगर पूछिएगा ना, तो वो लोग वैसे ही जवाब देगा। वो लोग को आदिवासी थोड़ी बनना है, वो लोग आदिवासी है, वो लोग वनवासी है, हम लोग आदिवासी है। तो वनवासियों को आप बोलिएगा जो कुंभ नहाने जाता है, तो ये लोग वैसे ही जवाब देगा। तो उसको उनको छोड़िए, लोग हमारे साथ ग्लेडसन डुंगडुंग। आपने सुना ग्लेडसन डुंगडुंग को, जो हर बार की तरह अपने बेबाक अंदाज में सवालों का जवाब दिया। लेकिन जो बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है कि झारखंड का 2 बड़ा कम्युनिटी, कुर्मी और आदिवासी, जिसकी जमीनें खदान में गई है, जो खनन के कारण विस्थापित हुआ है, जिनकी जिंदगी स्टेक पर लगी है, जो खनन की दुश्वारियां झेल रहे हैं, इन दोनों ही समुदायों के लिए यदि जिस डीएमटी फंड का इस्तेमाल किया जाना था, यदि उसमें इतना बड़ा घोटाला है, तो क्या यह जरूरत नहीं है दोनों कम्युनिटीज के लिए कि कुर्मी आदिवासी विवाद से इतर जा, वे इस सवाल पर एक बड़ी रैली करें, और खासकर तब जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का राशि का सवाल हो, ट्राइबल सब प्लान के पैसे का सवाल हो, ये पहले से ही सवालों के घेरे में रहा है। और अब यह जो है एक नया पेपर सामने आया है, नया सवाल आ खड़ा होगा।